साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्षार पर, यानी बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो क्षार के बारे में आज हम लोग विस्तार से सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए तो है ही साथ उन लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है जो टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो टेट की तैयारी में एक हमारा टॉपिक पूछा आता है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण में हमने अम्ल के बारे में पहले ही बता दिया है, हमारे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखिए। और आज हम क्षार के बारे में बताएंगे विस्तार से। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग आखिर तक वीडियो के साथ में बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें और अपने साथियों को भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीशन के लिहाज से भी और बाकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से भी बता रहे हैं आपको। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और हाई स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आज हम विस्तार से क्षार के बारे में सीख लेंगे। इसके बाद में हम अम्ल और क्षार पर आधारित जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, सीधे अपने आते हैं टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्षार होते क्या हैं या क्षार किसे कहते हैं। तो हम परिभाषा सबसे पहले सीखेंगे, क्षार की परिभाषा क्या होती है। तो सीधे से बात हम ये कह ले कि अगर सामान्य तौर से बात करते हैं तो जिसको हम आर्हेनियस की ही परिभाषा कहते हैं, तो आर्हेनियस ने कहा था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। लेकिन बाद में ये परिभाषा बहुत व्यापक नहीं हो पाई। शुरुआत में तो खैर ये काफी महत्वपूर्ण रही परिभाषा। अब इस परिभाषा के आधार पर अगर हम जानना चाहें जैसे क्षार के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे ये NaOH की अगर हम बात करें तो NaOH क्या है कि अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो ये Na प्लस आयन बनाएगा और प्लस जो है वो OH माइनस आयन बनाता है। तो OH माइनस आयन बनाने की वजह से इस NaOH को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एक क्षार कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस है, तो यह जब इसको हम जल में घोलेंगे तो Ca प्लस प्लस बनाता है और प्लस 2OH माइनस यानी 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए ये भी एक क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने कहा KOH, तो KOH में क्या हुआ कि K प्लस बनाया और OH माइनस बनाता है, यानी ये OH आयन देता है, इसलिए ये भी एक क्या हो गया, क्षार हो गया। तो क्या नाम, आर्हेनियस ने सिंपल सी बात कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। लेकिन बहुत व्यापक परिभाषा नहीं हो पाई। तो इसके बाद में हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए जिनको हम लॉरी ब्रांस्टेड या ब्रांस्टेड लारी कहते हैं, दो वैज्ञानिक लारी और ब्रांस्टेड। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन करके बताया और कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो एक प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, जो एक प्रोटॉन को यानी H प्लस, प्रोटॉन का मतलब H प्लस को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हम समझ लें। जैसे हमारे पास कोई है, मान लिया क्लोराइड आयन है, मान लिया हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन है यानी Cl है। Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है और अगर यह H प्लस को ले लें, Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज का मतलब इस पर सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है और इस पर सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ऐसी स्थिति में यहां से क्या बन सकता है, यहां से बन सकता है HCl। क्या बन सकता है, HCl बन सकता है।
तो इस Cl ने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, जिसने प्रोटॉन को ग्रहण किया वो क्षार कहलाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो लॉरी ब्रांस्टेड की धारणा बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, इन्होंने ये बताया कि इस अम्ल और क्षार के बीच में केवल एक प्रोटॉन का ही अंतर है। यानी अगर कोई पदार्थ एक प्रोटॉन को ग्रहण कर ले या ग्रहण करने की क्षमता रखता हो तो वह क्षार कहलाता है, और जब ग्रहण करने की क्षमता हो जाएगी इसमें तो नया पदार्थ बन जाएगा, तो जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको दूसरे ढंग से हम कह लें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एक प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एक प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो ये प्रोटॉन निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लस ये जो बचेगा वो फिर क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी परिभाषा बताया किसने? लॉरी ब्रांस्टेड ने, और कहा कि अम्ल और क्षार के बीच में केवल और केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एक प्रोटॉन का त्याग कर सकते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो एक प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने थोड़ा सा इन दोनों परिभाषाओं से हट करके एक नई परिभाषा दिया। उसको भी समझ लीजिए, उन वैज्ञानिक की भी बात समझ लीजिए, क्योंकि उनके बगैर ये बात अधूरी रह जाएगी। हालांकि हाई स्कूल के सिलेबस में ज्यादा नहीं है जिक्र, फिर भी। अगले वैज्ञानिक का हम नाम लेते हैं लुईस। लुईस की अम्ल क्षार धारणा क्या है, जरा इसको अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं लुईस ने क्या बताया। लुईस ने कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे आयन, वे अणु होते हैं, वे यौगिक होते हैं, जो भी कह ले, वे होते हैं जो या जिनमें एक लोन पेयर त्यागने की या दूसरे को देने की क्षमता होती है। जो किसी दूसरे पदार्थ को एक लोन पेयर दे सके वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो NH3 ये है अमोनिया, ठीक। इसके पास एक होता है लोन पेयर, इसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर हमने दिखा दिया यहाँ पर, ठीक, ध्यान से समझिएगा। और इसके पास अगर कोई दूसरा पदार्थ आ जाए, जैसे मान लिया H+ आ जाए, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी एक खो चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह अमोनिया का जो एक अणु है जिसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक जो है इसको दे देता है, H+ को दे देता है, और ऐसी स्थिति में जो नया कंपाउंड बनता है वो बनता है NH4+। NH4+, यानी नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर इसको दिया, नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर दिया। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन से जिसको लोन पेयर दिया गया उसकी ओर एक एरो लगाया जाता है, ये लिखने का ढंग है, और ये बन गया NH4+, ठीक। तो यहां पर आपने ये देखा कि यह जो अमोनिया है, इस अमोनिया के पास एक लोन पेयर देने की क्षमता है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? एक क्षार कहलाएगा, ठीक। और ये तो आपका प्रोटॉन है ही। तो लुईस ने बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को एक लोन पेयर दे सकते हैं। एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। जैसे हम H2O की बात करें, H2O,
तो H2O में ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ही ऑक्सीजन परमाणु, इसके पास 2 लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास कितने 2 लोन पेयर है, ये हमने लोन पेयर दिखा दिए। अब अगर इसके पास H प्लस आता है यानी प्रोटॉन एक आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और पहली कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो यह ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को एक अपना लोन पेयर दे करके उससे साझा करता है, उसको अपने में सम्मिलित करता है। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बन जाएगा, देखिए H के अब हो जाएंगे 3, तो ये बन जाएगा, चाहे हम ऐसे लिख लें H3O प्लस, और चाहे तो हम बांड के रूप में जैसे यहाँ पर दिखाया, अथवा हम ये भी कह सकते थे, ये है हमारा H और H और O और ये एरो O, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी दिखा सकते हैं, और ये बन गया H3O प्लस। ठीक, तो यहाँ पर ये किस भांति काम करेगा, ये क्षार की भांति काम करेगा, क्योंकि इसने एक लोन पेयर डोनेट किया है H प्लस को। तो लुईस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं या दान में दे सकते हैं या देने की क्षमता रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये अम्ल और क्षार की तीनों धारणाएं आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षार अगर हम देखें आयनन की दृष्टि से देखें तो क्षार होते हैं 2 प्रकार के, एक तो प्रबल क्षार और दूसरे दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होते हैं, जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित हो जाए, यानी जिनका आयनन अधिक होता है वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। और प्रबल क्षार के रूप में सबसे जो प्रबल क्षार होते हैं वो हैं आपके NaOH और KOH, ये सबसे प्रबल क्षार होते हैं। इसके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, अब उसमें हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक, तो ये नाम भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रबल है सबसे वो KOH और NaOH की गिनती आती है। इसके बाद में बात आती है कि हमारे पास दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं। तो दुर्बल क्षारों में एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे दुर्बल क्षार होते हैं। तो प्रबल और दुर्बल क्षार हम लोग समझ गए होंगे। दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जिनका आयनन कम होता है, यानी जलीय विलयन में उनका आयनन बहुत कम होता है। कम आयनन होने का मतलब कम OH आयन मिलेंगे। OH आयन माने हाइड्रोक्सिल आयन, जब कम हाइड्रोक्सिल आयन मिले तो दुर्बल क्षार होगा, अधिक हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे तो प्रबल क्षार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, हम कैसे भौतिक रूप से कैसे पहचानेंगे कि ये क्षार है। तो उसका पहला पॉइंट चेक करने का ये है, हालांकि पदार्थों को चखना अच्छी बात नहीं होती है, नहीं चखा जाता है, फिर भी जो अगर पहले से थोड़ा सा आइडिया है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको चख करके देखेंगे तो इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। रसायन में, केमिस्ट्री में बिना जाने किसी पदार्थ को चखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम अन्य स्रोतों से इसका पता लगा लिया है नहीं ये क्षार ही है, तो इसको चख करके देखा जा सकता है। स्वाद में थोड़ा सा कड़वे होते हैं, स्पर्श करने या छूने पर इनमें साबुन जैसा चिकना पदार्थ मालूम पड़ता है कि साबुन जैसे चिकने हैं, यानी स्पर्श करने पर ये इनमें चिकनाहट महसूस होती है। और अगला जो महत्वपूर्ण है वो ये है, तीसरा पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण है कि सूचक पर इनका क्या प्रभाव होता है। तो लिटमस सबसे अच्छा टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है कि अगर किसी लिटमस पेपर को हम अम्ल में डुबोते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है, और लाल रंग के लिटमस को अगर हम क्षार में डुबोते हैं तो फिर नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक पहचान है कि जो नीला लिटमस है अगर उसको हम अम्ल में डुबोएंगे तो लाल हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस है उसको हम क्षार में डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये लिटमस टेस्ट इसका बहुत बढ़िया होता है,
इसके अलावा बात आती है चालकता की। क्या ये विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जो भी आयनित हो जाते हैं पदार्थ वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, यानी गलित अवस्था में क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर बात आती है इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति के बारे में बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है संक्षारक किस्म के होते हैं। त्वचा पर पड़ेंगे तो त्वचा को काटेंगे, जलाते हैं, तो जलाते हैं, गलाते हैं, जो भी कह सकते हैं, तो त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं कुल मिलाकर के। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण में पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्षारों से, सॉरी, हम लोग देख रहे हैं क्षारों के रासायनिक गुण। तो क्षारों के रासायनिक गुण में पहली प्रॉपर्टी है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ में क्षार की अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन। तो अम्ल और इस क्रिया में होता क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसमें हम किसी एक अम्ल को ले लें, किसी एक क्षार को ले लें और उसकी रिएक्शन आसानी से करा सकते हैं। देखिए समझते हैं यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन हम ले सकते हैं जिनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास अम्ल हम जानते हैं HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। मान लिया हमने ले लिया HCl और इधर हमने क्षार ले लिया, कोई NaOH ही ले लिया, NaOH। तो अम्ल का Cl और क्षार का Na, यानी NaCl बन जाएगा, जो कि सोडियम क्लोराइड है, इसी को नमक कहते हैं। ये हो गया लवण और दूसरा है बन गया पानी, H2O। तो लवण और पानी बन जाता है। अम्ल है और ये क्षार है, बन गया लवण और पानी। ठीक इसी प्रकार से अम्ल की जगह पर अगर हम H2SO4 ले लें, क्षार की जगह पर अगर हम NaOH ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि बनेगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए सल्फेट की वैलेंसी को हम इसके आगे लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी इसके आगे लिखी जाएगी। सूत्र बन जाएगा Na2SO4 और प्लस यहां से 2H और 2OH मिलकर के 2H2O बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट नामक लवण बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? पानी। तो यहाँ पर अम्ल के रूप में हमने ले लिया H2SO4 ले लिया। इसी प्रकार से मान लिया हमने अम्ल में यही ले लिया, H2SO4 ही ले लिया है, और क्षार में कोई हम और पदार्थ ले ले, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, MgOH का होल ट्वाइस ले लिया, ये क्षार ले लिया। तो मैग्नीशियम का सल्फेट बन जाएगा, यानी MgSO4 बन जाएगा। तो MgSO4 में Mg की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए सूत्र रहेगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा और प्लस 2H2O। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ढेर सारे रिएक्शंस के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। फिर है धातुओं से क्रिया। जो कुछ सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम है, काफी सक्रिय धातु होती है, जिंक है, सक्रिय धातु होती है। तो सक्रिय धातुओं से अगर ये क्रिया करते हैं तो फिर लवण और पानी बनाते, सॉरी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो जैसे मान लिया हम ले लेते हैं जिंक का Zn प्लस, मान लिया हमने ले लिया 2NaOH, 2NaOH यानी सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। 2NaOH लेने का मतलब होगा कि H2 तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, H2 निकल गया। अब इसके बाद में
जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंक ऑक्साइड जो भी कह सकते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस प्रकार से ये धातुओं से क्रिया कर लेता है। और इसके बाद में अगर हम कोई तीसरे रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते हैं अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड के साथ में क्षारों की किस प्रकार से रिएक्शंस होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब अधातु ऑक्साइड में मान लिया हमने ले लिया कोई भी अधातु का ऑक्साइड, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने ले लिया यहाँ पर कैल्शियम का, हमने कोई हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये हमारे पास क्षार है, और कोई अधातु का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लिया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, लवण और पानी बनेगा। तो लवण और पानी जब बनेगा तो फिर क्या होगा, लवण का मतलब कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा, तो हो जाएगा CaCO3 प्लस यहां से H2 और एक O बचेगा तो हो जाएगा H2O। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी यहां पर हमने क्षार ले लिया है और ये हमारा अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बन गया लवण और पानी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लें, मान लिया NaOH ले लें, तो NaOH प्लस CO2, ठीक, तो 2NaOH ले लें, तो देखिए क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये सोडियम का कार्बोनेट बन जाएगा, यानी Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा सोडियम का कार्बोनेट, और प्लस 2H और एक O H2O बन जाएगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्या है, लवण है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्षार जो है वो अधातु ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं या और भी कोई ऑक्साइड हो सकता है, उससे क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। उम्मीद करते हैं भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात आती है कि दैनिक जीवन में इन क्षारों के क्या महत्व हैं। तो दैनिक जीवन में ढेर सारे महत्व हैं क्षार के। अगर हम कास्टिक सोडा की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग साबुन उद्योग में बहुत ज्यादा होता है, कागज उद्योग में, और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट साबुन एक ही बात से लगभग मेल खाता है। और फिर इसके बाद में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जितने भी पेट की एसिडिटी होती है, जो अम्लता होती है, उसमें इसका जो है सिरप दिया जाता है। तो एसिडिटी को दूर करने में एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का। दुर्बल, बहुत ज्यादा प्रबल क्षार नहीं होता है, थोड़ा सा वीक होता है। और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा चूना के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपयोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और घरों की पुताई करने में इसका होता है उपयोग, चूने का उपयोग। और फिर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग खिड़कियों की शीशे साफ करने में क्लीनर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इतना आज कुछ रहा क्षार के बारे में। आगे हम लोग आगे देखेंगे कि अम्ल और क्षार पर आधारित कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस देखेंगे और इनके
जो कॉमन यानी इनके जो सामूहिक रूप से जो गुण अवगुण जो भी है उन पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक आपका संपन्न होता है क्षार से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।